Assalamu alaikum, students of class 8. Hope you all are fine and healthy. Now we are moving towards our lecture number 2 of explanation of question answers of chapter number 7, circular motion and gravitation. Let's start. Here is question number 4. What is centrifugal force? बेटा इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होती है. सेंट्रीपीटल फोर्स जो टूवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करे एक बॉडी को मूवमेंट करने के लिए इन अ सर्कुलर पाथ. बट उसके ऑपोजिट जो फोर्स होती है, जो उसकी रिएक्टिंग फोर्स होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्री का मतलब सेंटर एंड फ्यूगल का मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, तो वो फोर्स विच इज़ अ रिएक्टिंग फोर्स विच टेंड्स टू मूव अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन इट इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सिंबल इसका है बेटा एफ, और स्मॉल एफ सब्सक्रिप्शन में होगा. नाउ फॉर्मूला होगा इसका, ज़ाहिर ऑपोजिट है सेंट्रीपीटल का, तो एफ एफ इज इक्वल टू माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर. यानी सिर्फ इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा. सो इसकी जो इसका फॉर्मूला है उसमें भी सिर्फ माइनस का साइन ऐड होगा सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल के हिसाब से. यूनिट डेफिनेटली फोर्स है, इसलिए न्यूटन होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपीटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बेटा सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस यही है कि सबसे पहला डिफरेंस तो उसकी डेफिनेशन है. एक फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल पे मूव करवाए बॉडी को इन अ सर्कुलर पाथ, और दूसरी फोर्स जो है विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो बॉडी को मूव करवाए अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इन अ सर्कुलर पाथ. एक एक्शन फोर्स है, दूसरी रिएक्टिंग फोर्स है. ठीक. फिर थर्ड पॉइंट इसका ये बन सकता है इट डायरेक्शन का, है ना. इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा जो सेंट्रीपीटल की होती है वो टुवर्ड्स होती है द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंट्रीफ्यूगल की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है. इसकी डिनोशन क्या हो सकती है? इट इज़ डिनोटेड बाय एफ सी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एफ फॉर सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है. फॉर्मूला सेंट्रीपीटल फोर्स का एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हो जाएगा एफ एफ इज इक्वल टू माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है. अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 पे. डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है? अब बेटा सबसे पहला सवाल तो यही उठता है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. यानी वो फोर्स जो दुनिया में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. की फोर्स ऐसी है जो तमाम बॉडीज़ को अट्रैक्ट करती है दुनिया में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ के. अब वही बात न्यूटन ने ऑब्ज़र्व की. लाइक आपको बहुत मशहूर वाक़या याद है कि एक सेब गिरा दरख्त से, तो न्यूटन ने सोचा कि ये वो कौन सी ताकत है जो इस सेब को ज़मीन के ऊपर गिरा रही है. तो उसने फिर ये ऑब्जर्वेशंस की और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और लॉ पेश किया विच इज़ कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विच इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और उसने स्टेटमेंट दिया कि जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे से
अट्रैक्ट होती हैं जिस फोर्स से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। उसने ये कहा कि जो फोर्स है यूनिवर्स की, यूनिवर्स में यानी अब कायनात की बात हो रही है, कायनात में हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को जो अट्रैक्ट कर रही है जिस फोर्स से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दो ऑब्जेक्ट के मासेस के और प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, तो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, law of universal gravitation. Okay, now moving towards mathematical expression. देखो बेटा यहाँ पे भी कंसीडर करो कि दो बॉडीज है, चाहे उसका मास कितना भी ज़्यादा हो, लाइक एक को हमने ए कंसीडर कर लिया, दूसरी को हमने बी कंसीडर कर लिया। ठीक है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, यानी वो किसी भी मास का हो सकता है, ज़्यादा मासेस की दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कम मासेस का भी हो सकता है, यानी या कम और ज़्यादा मासेस का भी हो सकता है। तो ए का m1 है और वो ज़्यादा मास है उसका, और बी है वो जो ऑब्जेक्ट बी है वो कम मास का है और उसका m2 मास है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी जो भी बॉडी है सेंटर ऑफ द बॉडी के, वो आर से हमने डिनोट कर दिया, और एफ इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इसके दरमियान जो भी फोर्स थी वो एफ है इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, यानी जितना ज़्यादा इनका दोनों का मास का प्रोडक्ट होगा, यानी अगर हम इन दोनों के मासेस को मल्टीप्लाई कर दें वो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितना इन दोनों के सेंटर ऑफ द सर्कल के दरमियान का जो रेडियस जितना भी ज़्यादा होगा उतनी कम फोर्स होगी, और जितना मतलब कम रेडियस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। ठीक है, हमने कंसीडर किया कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इक्वेशन 1 है, और एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर 2 है सपोज करो। तो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², यानी अपॉन का मतलब है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हटाएंगे बेटा तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू का जब साइन हमें लगाना होगा तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होगा, तो हेयर वी यूज़ कैपिटल जी, यानी f इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। तो अब ये g क्या है, where g is the constant of proportionality, it is the sign of proportionality, and it is also called gravitational constant। क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है MKS सिस्टम में कांस्टेंट होती है विच इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², और द वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम is 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक बेटा, so now moving towards our question number 7, which is drive and calculate the mass of the earth। अब बेटा मास ऑफ अर्थ हम किस तरह ड्राइव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, हम ज़मीन का जो मास है हम कैसे निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी नो दैट जो अर्थ है हमारी वो अट्रैक्ट कर रही है हर बॉडी को टूवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी आप इसमें बेटा कंसीडर करें कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, और इसकी डायग्राम बेटा सॉरी,
आपको बुक में 7.10 की डायग्राम है, आप वो ज़रा गौर से देखिएगा कि आप सर्कल को कंसीडर करें जिसमें ये अर्थ है जिसका मास ME है। ME इज़ फॉर मास ऑफ अर्थ, और जो एक बॉडी है जिसका मास M है और वो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर मौजूद है। अब सरफेस ऑफ द अर्थ यानी उस बॉडी के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया, या RE भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो वेट की है। डेफिनेटली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दरअसल क्या है, वेट की फोर्स है। तो W किसके बराबर है, F के बराबर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब हमने उसको रिटन फॉर्म में लिख लिया। कंसीडर बॉडी ऑफ मास M ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ME इज द मास ऑफ अर्थ and RE is its radius, then the force of attraction is F, with which earth attracts a body towards its center, is given by the following form equation, ठीक है। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, आपने इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। हेयर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू ME, F इज इक्वल टू F, यानी फोर्स के बराबर रहेगी। सॉरी, R जो स्मॉल r है वो बराबर हो जाएगा कैपिटल RE के, विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। Now putting these values in equation number 1, we get F is equal to G M, M1 से M हो गया, और ME जो है वो मास ऑफ अर्थ है, यानी M2 इज द मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE फॉर R स्क्वायर। यहाँ पे बेटा सब्सक्रिप्टिव फॉर्म में R स्क्वायर होगा, ये 2 जो है नीचे नहीं होगा बल्कि ऊपर होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। एज वी नो दैट F इज इक्वल टू W, और W किसके बराबर था, mg के, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो पुट द वैल्यू ऑफ F, वी गेट, देखो फोर्स की वैल्यू जब हम डाल देंगे W की तो वो mg के बराबर है, तो mg इज इक्वल टू G अपॉन RE स्क्वायर, और G इज इक्वल टू GME, यानी आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मतलब डेफिनेटली मास ऑफ अर्थ निकालना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके, हैं बेटा, M से M कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से उस दोनों तरफ में M से M कैंसिल हो जाएगा, इस मतलब मास, तो बचेगा क्या, G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर, और GRE स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि RE नीचे यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो GRE स्क्वायर इज इक्वल टू GME, और हमें अगर मास ऑफ अर्थ निकालना होगा तो वो ME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर अपॉन G आ जाएगा, यानी मास ऑफ अर्थ अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ वो स्मॉल g RE स्क्वायर अपॉन G हो जाएगा। इसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ अर्थ बाय दिस फॉर्मूला विच इज ME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर अपॉन G से। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये क्वेश्चन 1 है और हमें ये कांस्टेंट वैल्यूज़ पता है, स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, स्क्वायर होती है, और g दरअसल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है विच इज़ G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और RE भी कांस्टेंट वैल्यू है जो कैलकुलेट की हुई है साइंटिस्ट ने, विच इज़ इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। अब हमने क्या किया, पुट किया ये वैल्यूज़ किस में, उस फॉर्मूला में, तो यानी जो हमने ड्राइव किया था इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हमें मिला 9.8 G की वैल्यू, RE की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 और उसको स्क्वायर कर लिया क्योंकि वो उसकी स्क्वायरिंग थी, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11
एम ई इज इक्वल टू 9.8 और आपने क्या किया 6.4 का स्क्वायर किया तो 40.96 इंटू 10 की पावर 6 थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 6 2 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10 raised to power -11। इसके बाद बेटा वैल्यूज़ जो आई आपने कैलकुलेट करते हुए आप ले आए इसकी वैल्यूज़ को। ज़ाहिर है जो 10 की बेसिस सेम है, जब 10 की बेसिस सेम है और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का जो 11 है यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये प्लस का हो जाएगा। तो दोनों जब प्लस के हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो नीचे से ऊपर जाएगी वैल्यू तो प्लस की होगी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए था बल्कि प्लस का साइन होना चाहिए था। 11 तो 12 और 11 प्लस हो जाएगा और वो 23 के बराबर हो जाएगा। तो एम ई इज़ इक्वल टू 60.18 इंटू 10 raised to power 23। और 60 कहाँ से आया कि हमने 401.408 डिवाइडेड बाय 6.67 किया तो आंसर ये आया। अब हम क्या करेंगे बेटा कि पॉइंट को हम एक डिजिट आगे ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर +1 हो जाएगी। इसलिए हम इन दोनों की बेसिस सेम है, दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो एम ई बराबर हो जाएगा किसके 6.0 इंटू 10 raised to power 24 kg के। kg is the unit of mass in MKS system or SI unit system. So hence we can calculate the mass of Earth by the formula which is derived from law of gravitation. Formula of law of gravitation. Okay. Thank you, beta.